कॉमेडियन से घबराए नरेंद्र मोदी, बसपा दे रही है कड़ी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 का चुनाव अब पहले चरण, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण तक पहुंच चुका है और ये तमाम चुनाव 7 चरण तक ऐसे ही निरंतर चलेगा। नामांकन की प्रक्रिया देखी जा रही है और देश का जो मनुवादी मीडिया है, पूरा का पूरा मनुवादी मीडिया वाराणसी में नरेंद्र मोदी के लिए दरी बिछाने के लिए पूरी तरीके से तैनात है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वाराणसी से नामांकन दर्ज करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पर पूरा का पूरा मनुवादी मीडिया वहां पर तैनात है। लेकिन ये पहली खबर मैंने आपको बताया है। पर्दे के पीछे की खबर आप जब जानेंगे तो आप लोकतंत्र को चकनाचूर होते हुए अपने आंखों से देख पाएंगे। बता दें कि देश में जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का काम किया जा रहा है, चुनाव प्रक्रिया में भी इसकी बड़ी घुसपैठ देखी जा सकती है। बता दें कि मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला ये लगातार अपने नामांकन को लेकर जिस तरीके से बीते 2 दिनों से जो चक्कर काट रहे हैं, जो ये स्वीकार करने को लेकर तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर लगातार वो मीडिया के साथ साझा हो रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन दर्ज कराने के लिए जब श्याम रंगीला कलेक्ट्रेट के पास, जिला कलेक्ट्रेट के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उनका जो नामांकन है स्वीकार नहीं किया जाता। सबसे पहले हम वीडियो आपके साथ में कल जिस तरीके से श्याम रंगीला पहुंचे और नामांकन उनका स्वीकार नहीं किया गया, मीडिया कर्मियों से जो उन्होंने तमाम बातचीत की है वो बातचीत आपसे सबसे पहले साझा करेंगे। उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आगे हम चर्चा करेंगे। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है, फिर भी कोई वहाँ पे नहीं है, किसी एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त, मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का। यहाँ पे 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया। सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी हुई, लोगों को प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार। सर ऐसे नहीं कह रहे कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, एक को तो अंदर करिए सर, एक को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, एक भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा करी क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। लोकतंत्र ये कहता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जो वाराणसी में जो हो रहा है, श्याम रंगीला ने जो आपबीती बताई है, इसके बाद आप कहीं ना कहीं इस बात को सोचने समझने के लिए मजबूर हो चुके होंगे कि उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने आंखों के सामने में लोकतंत्र का कत्ल होते हुए देखा, जहां पर
तकरीबन सुबह 8 बजे से लोग नामांकन के लिए इंतजार कर रहे थे। 2 से 3 घंटे तक उन्होंने बड़ा इंतजार किया, उसके बावजूद भी उनको अंदर दाखिल नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस के जब प्रत्याशी अजय राय जब चले जाते हैं तब उनको बहुत आसानी से अंदर प्रवेश करने दे दिया जाता है। मतलब साफ है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ में किसी और को खड़े होने की ये सोची समझी पूरी तरीके से चुनाव आयोग की साजिश है और यही बताने का काम श्याम रंगीला इनके माध्यम से किया गया है। उनका ये मानना है कि चुनाव को लड़ने के बाद जो छोड़िए, चुनाव को जीतने को छोड़िए, हमारा नामांकन दर्ज हो जाए, यही हमारी सबसे पहली जीत हो जाएगी और यहाँ पर भी हम अपने आप को जीतता हुआ मान लेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से देश में लोकतंत्र और भारतीय संविधान का माला जपने वाले नरेंद्र मोदी उनके ही लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ पर भारतीय संविधान और इतना ही नहीं तो चुनाव आयोग के मदद से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से 3 बजे तक लंबा इंतजार कराया गया और उसके बाद में कहा गया कि यहाँ पर आपका जो नामांकन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, आप कल आइए। और ऐसे में आज जब श्याम रंगीला फिर एक बार नामांकन करने के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद में वहां पर क्या कुछ होता है वो भी तमाम चीजें उन्होंने साझा की है, आइए देखते हैं। रवाना हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं, रिजेक्ट कर दो कोई बात नहीं, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो अलग चीज़ है, एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे के बाद। 11 बजे तक नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीज़ें बंद हैं और भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बताया गया है। अच्छा। सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद होंगे। 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे? नहीं ऑफलाइन में सर। मैं सर आपको पता होगा मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक की एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए फिर लाइन में लगने से क्या मतलब, आप बता दीजिए। नहीं होगा तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम देखिए हम लोग आउटर देख रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा। अब वो यारो तो सीन देख रही है, ठीक है? हाँ हाँ। तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। हाँ। तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है। डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे। फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें। और वो आरओ देखते हैं, आरओ का नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है। मोदी जी नामांकन करेंगे और 12 बजे तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना है, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा। तो यहाँ पर ये वीडियो से फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को सोचने समझने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि कैसे
यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम को ही कहने के चुनाव आयोग अनुमति देता हुआ नजर आ रहा है और इसी का ही सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। श्याम रंगीला और इनके साथ साथ तमाम ऐसे लोग जो वाराणसी से अपना नामांकन दर्ज करने के लिए जब पहुंचते हैं तब वहां पर उनको एक लंबा इंतजार किया जाता है। अनेकों प्रकार से उनको रोकने के लिए नए नए तरीके से पैतरे आजमाए जाते हैं। सुबह 9:30 बजे के तकरीबन वीडियो श्याम रंगीला ने साझा किया और बताया कि कैसे जब वो अंदर दाखिल करने के लिए वहां पर सुरक्षा कर्मियों के पास जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि 12 बजे के बाद ही पूरे नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब 12 बज जाएंगे फिर एक बार नया बहाना दिया जाएगा कि तकरीबन 3 बजे के आसपास आपका जो नामांकन है स्वीकार कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ समय को जाया करने का काम वाराणसी के अंदर में हुआ और खास तौर पर यही चीजें लंबे समय से देखी गई। सिर्फ और सिर्फ श्याम रंगीला नहीं तो उनके साथ साथ ऐसे कई लोग जो सुबह से भूखे प्यासे अपने नामांकन को दर्ज करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी भी आज अपने नामांकन को उन्होंने दर्ज कराया है और ये नामांकन जब दर्ज कराया तो इस देश का जो मनुवादी मीडिया है, इस मनुवादी मीडिया ने पूरे 360 डिग्री एंगलों से इस पूरे के पूरे खबर को कवर करने का काम किया। इस पूरे के पूरे वीडियो को दौरान को नरेंद्र मोदी के गाड़ी से उतरने से लेकर तो उनके नामांकन के भरने से वहां तक निकलने तक तमाम हर एक पल की जो खबर आपके साथ साझा करने का काम किया। लेकिन इस खबर के पीछे की जो सही सच्चाई है, असल सच्चाई है, ये आपके साथ साझा नहीं किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम जो नामांकन दर्ज करने के लिए जो लोग मौजूद है उनका वहां पर नामांकन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, नॉमिनेशन को फाइल नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर लोकतंत्र की बड़ी हत्या वाराणसी में की गई है और इसी के साथ साथ समझ पाएंगे कि जो चुनाव आयोग का जो रवैया है वो किस तौर पर एक दोगला चरित्र वाला साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी अगर नामांकन दर्ज कराने जाते हैं तो उनके लिए अलग तरीके से प्रोटोकॉल होता है। कांग्रेस के अगर प्रत्याशी जो है अजय राय, ये अगर नामांकन दर्ज करने जाते हैं तो इनके लिए अलग तरीके का रवैया आजमाया जाता है। लेकिन आम नागरिक जो कहीं न कहीं चुनाव लड़ना चाहता है, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके आधार पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपना नामांकन दर्ज नहीं करा सकता, अपने नामांकन को नॉमिनेशन फाइल नहीं करा सकता। यही असल सच्चाई है और इस चीज को इस देश का मनुवादी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा आखिर क्या कुछ जमीन पर हो रहा है। तो ये आप समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से अब यहाँ पर वाराणसी में पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल है। ऐसे में इस पूरे की पूरी वाराणसी की सीट पर खासतौर पर अगर बता दे कि विचारधारा की ही बड़े पैमाने पर लड़ाई देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पाले से जिस तरीके से अजय राय चुनावी मैदान में है, एनडीए गठबंधन बीजेपी से नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को भी यहाँ पर सियासी मैदान में उतार दिया है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है अतर जमाल लारी, ये चुनावी मैदान में है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पाले से एक भी जो प्रत्याशी है वो उन्होंने मुस्लिम समाज का नहीं उतारा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि वो दलित और मुस्लिम इनके पक्ष में कहने की इस बार है और ऐसे में वो भारतीय संविधान को, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। तमाम तरीके से देश के अंदर में चलने वाले सांप्रदायिक माहौल को खत्म कर मोहब्बत की दुकान को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है जहां पर एक तौर पर नरेंद्र मोदी देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ अजय राय देखने को मिलते हैं। बहुजनों की भागीदारी दोनों सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों में नहीं दिखाई देती, लेकिन जहां पर मुस्लिम समाज के हर एक मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सीधा हमलावर है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी ली है कि मुस्लिम समाज के छोटे बड़े और तमाम अन्य अत्याचारों पर सबसे मुखरता से अपनी बात रखना और कहीं ना कहीं भागीदारी के आधार पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देना। और बहुजन समाज पार्टी ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज को अपना कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया है, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां पर मनुवादी, जातिवादी और विषमतावादी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पाले से किया जा रहा है। ऐसे में इस तमाम विचारधारा को निस्तनाबूद करने के लिए, विषमतावादी विचारधारा को खत्म करने के लिए, मानवतावादी और संविधान के आधार पर कहने के प्रतिनिधित्व के अनुसार भागीदारी के आधार पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का काम
बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी टक्कर बहुजन समाज पार्टी की वाराणसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के जरिए देखी जा रही है। अतर जमाल लारी मजबूती से यहाँ पर चुनावी मैदान में है और खासतौर पर देखना ये दिलचस्प होगा कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम विरोधी और जिस तरीके से अनेकों बयानबाजी को लेकर नरेंद्र मोदी के तमाम जो भाषण सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, मुस्लिम समाज को जो बड़ी भागीदारी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, जो विश्वास बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज पर दिखाया है, उसी विश्वास के साथ अब नतीजे बताएंगे क्या बहुजन समाज पार्टी पर मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर वोट के आधार पर अपनी मजबूती को दिखाने का काम करेगा। उस पूरी की पूरी खबर को लेकर श्याम रंगीला के साथ में जो रवैया किया गया है, लोकतंत्र के साफ तौर पर जो हत्या नजर आ रही है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो चुनावी मैदान में है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।